ज़्यादातर जो यूथ है ना वो कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है अपने स्टडीज़ के अलावा या अपने जॉब के अलावा या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अलावा साइड हसल्स जिसको कह सकते हैं। तो 2-3 साइड हसल्स के आइडियाज़ आप यूथ को बताना चाहेंगे जो कम पैसे में शुरू किए जा सकते हैं। साइड हसल को उतनी ही ईमानदारी से करें जितना कोई आदमी प्राइमरी जॉब या 5 करोड़ की फैक्ट्री लगा के करता है। बट अगर आप देखेंगे ना, साइड हसल जो सबसे बड़ा काम करती है वो आपके स्किल सेट को और आपके माइंड सेट को खोलने का काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है ना, हाँ, सोसाइटी में ना उसका बहुत ज़्यादा मजाक बन चुका है। लेकिन यूथ क्या देखे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी लोगों को पागल बना रही है कि आज करो 5 साल बाद BMW में बैठोगे। 11 साल रोड पे इन सवालों के जवाब दिए हैं कि जिस सोफे पे तू बैठा है ना भाई, तेरे से पहले 3 आदमी और आए थे। तो लोगों ने दरवाजे बंद किए ये बोल के, अगर ये वही वाला है तो अंदर मत आना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। बहुत सारे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ या बहुत सारे जो पॉडकास्ट करता हूँ ना, उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो बिजनेस करके भी बैठे हैं लेकिन फिर भी साइड हसल्स करना चाहते हैं। तो इनको ये रहता है कि पढ़ाई करते करते या जॉब करते करते या बिजनेस करते करते और साइड इनकम कैसे कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट है दीपक बजाज जी, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, ऑथर तो है ही, ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इनके 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये आज हमें बताएंगे कि साइड हसल्स कौन से हो सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा सके। वेलकम दीपक जी हमारे शो में। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच, सो हैप्पी टू बी हियर। माय प्लेजर सर। सबसे पहले दीपक जी आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड ऑडियंस को बता दीजिए, आपकी जर्नी कैसे रही है ताकि ये टॉपिक से रिलेट कर पाए। ओके, अगर मैं आपको बचपन से बताऊं तो हरियाणा में रेवाड़ी जिले में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पिताजी वहाँ एक सरकारी डिस्पेंसरी थी तो वहाँ पे फार्मासिस्ट थे। और मौज भरी ज़िंदगी, जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं काचे काटते हैं ना तो एक मस्ती भरी ज़िंदगी हमारी रही। सरकारी स्कूल होता था, 6 साल के हुए तो वहाँ हमें भर्ती करा दिया गया। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया जब मैं 6 साल का था, तो 2 साल उनका इलाज चलता रहा दिल्ली एम्स में, रोहतक मेडिकल में। तो 2 साल के बाद उनका देहांत हो गया जब मैं 8 साल का था। तो फिर हम मम्मी को पापा की जगह पे जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी, और हम अलग अलग जगहों पे सरकारी स्कूलों में, कभी रोहतक, कभी भिवानी, कभी सिरसा, हम पढ़ते रहे। ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया सिरसा से। और पता नहीं कब ये हुआ मेरे साथ कि मुझे पैसे को लेके एक बात धीरे धीरे फील होने लगी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत सारी तंगी और बहुत सारी कठिनाइयाँ परिवार को झेलनी पड़ जाती हैं। और आप माने या ना माने, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा आदमी वही है जिसके पास पैसा है। तो ऐसा मेरे जहन में बैठ गया था। और या फिर आप ऐसा माने कि जब मैं 8, 9, 10 साल का था तो वो पैसे की किल्लत और वो सब मैंने बहुत देखे लाइफ में। तो ज़िंदगी में एक करियर गोल बोल लो, ड्रीम बोल लो आप, वो बन गया कि ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है और बड़े पैसे कमाने हैं, राइट। तो जब मैंने मेरी बीकॉम की तो किसी ने कहा कि तू कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर ले, अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लेगा तो फिर ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने कैट का एग्ज़ाम क्लियर किया और मेरा कॉलेज 16th रैंक पे आया करता था और मैंने एमबीए किया मणिपाल से। और कैंपस प्लेसमेंट हो गया। और फिर मैंने करीब 4 साल जॉब किया। 1 साल बिहार झारखंड में मैंने काम किया, 1 साल यूपी काम किया। और फिर एट द एज ऑफ 25 आई वॉज रीजनल मैनेजर टेकिंग केयर ऑफ चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर TVS मोटर कंपनी, राइट। और लेकिन वो इच्छा बहुत थी, मैंने राइज बहुत किया मेरे करियर में। मेरी नानी हमें एक बात सिखाया करती थी जो कि आज तक मैं फॉलो करता हूँ, मेरे बच्चों को बताता हूँ और हमने जितने भी लोगों को ट्रेनिंग दिया उनको भी सिखाता हूँ। मेरी नानी कहती थी कि जब कभी नौकरी करेगा तो इतनी ईमानदारी से करियो जैसे खुद का बिजनेस करता हो। और जब कभी खुद का बिजनेस करेगा तो इतने डिसिप्लिन और अनुशासन से करना जैसे किसी के यहाँ पे जॉब करते हो। तो मैंने खूब कमर कस के नौकरी करी और ऐसे करी जैसे पिताजी की कंपनी हो और इसी कंपनी को आगे लेके जाना है। तो परिणाम ये हुआ कि एट द एज ऑफ 25 आई वाज यंगेस्ट या वन ऑफ द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ दैट कंपनी। और जितना मुझे चाहिए था और जितना मैं खर्च कर सकता था उससे ज़्यादा पैसे मेरे को मेरी जॉब में 2003, 4, 5, 6 में मिल जाया करते थे। लेकिन अंदर से एक वो इच्छा बहुत थी कि बड़ा आदमी अभी भी नहीं बन पा रहे तो थोड़ा एक कोई और चीज़ और मिले यार जिसमें ना कड़ी मेहनत करें और खेल हो जाए जीवन में और अच्छे पैसे आ सकें। तो फिर किसी ने हमें बताया कि जॉब के साथ साथ आप कर लो। तो ये साइड हसल वाला काम मेरा 2007 से चालू है, 17 साल से मैं इसका फ़ैन हूँ।
राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप काम करते हैं करते रहिए। अगर मुकेश अंबानी जी 100-150 बिजनेस चला सकते हैं जी, आप और मैं और हमारे जैसे आसपास के लोग 2-4-5 तो हम कर ही सकते हैं। राइट ना। इंसान की सिर्फ सोच में दम रहना चाहिए और वो मेहनत से पीछे ना हटे। तो फिर मैं मेरी जॉब करता था सवेरे से शाम तक ईमानदारी से 9 से 6, और 6 के बाद मैं अपना बिजनेस करता था। डायरेक्ट सेलिंग का मैंने काम शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग जैसे हम प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास जाके डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना। कंपनी के प्रोडक्ट हैं, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए प्रोडक्ट्स खरीद के, और हमने आगे उनसे बात कर ली। तो मैं 6-6:30 बजे अपना ऑफिस निपटा के जी लोगों के घर जाता था, और हम ये साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हम बेचा करते थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये पार्ट टाइम काम होता है, ये फुल टाइम होता है, ऐसा वैसा। मुझे ऐसा लगता है ना कुछ पार्ट होता है ना कुछ फुल होता है, काम होता है, और वो शिद्दत और ईमानदारी से किया जाता है। और जो भी आदमी आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरे को एक बात समझ आती थी, ना करने वाला बहाने ढूंढ लेगा, करने वाला रास्ते ढूंढ लेगा। और जिसे करना है ना राहुल यार, मतलब उसके पास रास्तों की कमी नहीं, और जिसे नहीं करना आप उसे सोल्यूशन पे सोल्यूशन। आजकल मैं कोचिंग करता हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, तो आप उसे एक सोल्यूशन देंगे, फिर वो बोलेगा इसमें ये दिक्कत, इसमें ये दिक्कत, इसमें ये दिक्कत। तो जिसे नहीं करना वो बहाने ढूंढ लेगा। तो जॉब करते थे, उसके साथ साथ मैंने काम शुरू किया मेरा, और 3 महीने में वो काम मेरा ठीक ठाक सा जम गया। सैलरी के जितने पैसे वहां से आने लग गए मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि अब बात बन सकती है। वाइफ मेरी जॉब करती थी, एंड शी वॉज ए साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो अपना काम करती थी, तो मुझे लगा चल यार घर वो संभाल लेगी, मैं अब कूद पड़ता हूँ। तो फिर मैंने 3 महीने साइड हसल जो करता था मैं, उसको फिर मैंने फुल टाइम अपना करियर बना लिया, और मैंने फिर काम शुरू किया। और हमने उसको फिर 11 साल किया जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और अच्छा अचीवमेंट उसमें लिया। फिर मेरे को 2018 में मुझे लगा कि जो बातें अपनी टीम को सिखाते हैं, और जिन बातों को सिखा के मैंने करीब 3.5 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क था जी वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में। तो जिन बातों को सिखा के 3.5 लाख लोगों का हमने नेटवर्क बनाया है, क्यों ना वो सबको सिखाई जाए। तो फिर 2018 में मैंने मेरी पहली किताब लॉन्च की थी, 10 जून 2018। और फिर तब लोगों ने बोला फिर कि आप किताब अच्छी लिखते हैं, आप आजकल किताबें कम पढ़ते हैं लोग, तो वीडियो बना लो। तो हमने फिर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो फिर ये तीसरा काम जुड़ गया जी, मतलब वो काम चल रहा था, साथ में फिर मैं ऑथर बन गया, साथ में फिर मैं कंटेंट क्रिएटर बनने लगा धीरे धीरे। फिर लोगों ने बोला आप ट्रेनिंग क्यों नहीं करते, तो हमने 2019 में अपना पहला लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप दिल्ली में किया। तो ये करते करते अब सिलसिला जारी है। आज हम यहाँ पहुँच गए आपके पास। हाँ, तो सब कर लेते हैं जी। और आज भी मैं कंटेंट भी बना लेता हूँ, और किताबें भी लिख लेता हूँ। 5 किताबें मैंने लिखी हैं, एंड गॉड्स ग्रेस 9 भाषाओं में वो ट्रांसलेट की गई हैं। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और आपको किसी भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पे, पटरी पे वो पायरेटेड 50-50 रुपये में मिल जाती है। बड़ा आनंद आता है उन किताबों को रोड पे पड़े हुए देख के। और हमारा एक और फैमिली बिजनेस है जो अभी मेरे ब्रदर रन करते हैं, उसको भी हम संभाल लेते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। वंडरफुल। वाओ दीपक जी, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। सो मच। इससे एक समरी निकाल के युवाओं को दे देता हूँ, जो मुझे अपने लिए समरी दिख रही है। भाई एक तो देखो, आप जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं आपने देखे होंगे, ज़्यादातर जो बिजनेस करके बैठे ना इंडिविजुअल्स, वो सब जॉब कर चुके हैं। आपने नोटिस किया होगा। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, और शायद हर पॉडकास्ट में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जॉब करना ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पे आज दीपक भाई दिखाया जाता है कि जॉब तो स्लेवरी है, तो इसलिए बहुत सारा यूथ ऐसा है जिनको लगने लगा है कि जॉब करके तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं भी पहुंचना है तो जॉब करना कुछ साल जरूरी है, वहां पे स्टक नहीं रहना है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि रास्ते देखो, दीपक भाई का भी जैसे एग्जाम्पल ले, तो रास्ते ना अपने आप निकलते आए। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से शुरू किया, अब इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से शुरू किया, लोगों के घर जाके सामान बेचना शुरू किया, तो सेल्स स्किल्स आ गए। अब सेल्स स्किल्स आ गए तो उसको बिजनेस बना लिया, बिजनेस बना लिया तो उस बिजनेस को लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगे। अब जब लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने लगे तो उसी इन्फॉर्मेशन को बुक्स में डाल दिया, उसी बुक्स को फिर यूट्यूब पे कंटेंट के फॉर्म में डाल दिया। और आज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया भाई, 2 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मिला के, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। भाई पॉडकास्ट देख रहे हो तो इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना। दीपक भाई के पेज की डिटेल्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अच्छा और जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके डायरेक्ट काम की। दीपक भाई, ज़्यादातर जो यूथ है ना,
वो कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है अपने स्टडीज़ के अलावा या अपने जॉब के अलावा या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अलावा, साइड हसल्स जिसको कह सकते हैं, तो 2-3 साइड हसल्स के आइडियाज़ आप यूथ को बताना चाहेंगे जो कम पैसे में शुरू किए जा सकते हो? श्योर। और एक चीज़ तो मैं यहाँ और ऐड करूँगा कि साइड हसल को उतनी ही ईमानदारी से करें जितना कोई आदमी प्राइमरी जॉब या 5 करोड़ की फैक्ट्री लगा के करता है। क्योंकि साइड हसल ना यूथ करना चाहती है, लेकिन उनका पर्पस ये होता है शायद 10-20 हज़ार रुपये फालतू आ जाएंगे तो आईफोन की EMI भर दूंगा या फिर नाइकी के जूते खरीद लाऊंगा या फिर घड़ी बदल लूंगा या ऐसा। बट अगर आप देखेंगे ना, साइड हसल जो सबसे बड़ा काम करती है वो आपके स्किल सेट को और आपके माइंड सेट को खोलने का काम करती है, राइट। और व्हेन योर स्किल्स आर एक्सपैंडेड नो, फिर आप जिंदगी में जहां भी जाएंगे ना आपका काम ऑटोमेटिकली चलता चला जाएगा। जैसे ना साइड हसल को सिर्फ ऐसा मत समझे कि 5,000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है, ये आपको बना देगी। जैसे मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ पर्सनली। अभी हाल ही में मैंने TCS के किसी एक सीनियर प्रोफेशनल या सीनियर लेवल के किसी मैनेजमेंट के पर्सन का कमेंट देखा कि हमारे पास 75,000 ओपनिंग है लेकिन स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। मैंने यूनिसेफ के पेज पे एक आर्टिकल देखा, एक ब्लॉग यूनिसेफ के ऑफिशियल पेज पे है जो ये बोलता है कि 4 में से 3 यूथ दे आर नॉट स्किलफुल इनफ सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड। आई एग्री, राइट। मतलब आई कंप्लीटली, हाँ, जो कॉलेज एजुकेशन है इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जहाँ भी आप हैं ईमानदारी से पढ़िए, वहाँ भी स्किल्स लीजिए, और साथ साथ जो आपका समय है। और एक और खास चीज़ मैं बताता हूँ, साइड हसल का एक और बड़ा फायदा, राइट, जिनका मूड नहीं बन रहा ना उनके लिए मैं आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मेरी तरफ से, कि जब आप साइड हसल करने लगते हैं ना आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। अदरवाइज आपका समय शायद पार्टीज में चला जाएगा, बेकार की डिस्कशंस में चला जाएगा, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में चला जाएगा। इस पे भी चला जाएगा ना कि वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस में चली गई है, हाँ। या इसमें चला जाएगा सोनाक्षी सिन्हा किससे शादी कर रही है। 100% जी, है ना। ये जो माइंड है ना ये बड़ा कमाल की चीज़ है। और इसे आप अगर बेकार की चीज़ों में लगाना शुरू कर देंगे ना, देन आपको उस समय तो पता नहीं चलेगा, बट आफ्टर ए फ्यू इयर्स देन आप रिग्रेट करेंगे। एंड रिग्रेट और गिल्ट होता है ना, ये आदमी को मार देता है। तो आपके पास सब सही भी हो रहा हो ना तो भी साइड हसल बिना बात के करते रहो और किसी काम में अपने आप को प्रोडक्टिवली एंगेज रखिए आप, राइट। और अगर साइड हसल्स करनी है तो वन ऑप्शन कैन बी अ गुड लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ओके, राइट। तो ये आप कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं और आपका काम शुरू हो जाता है। कंपनी सही चुने और सीखने पे फोकस रखें पहले 6 महीने 1 साल, राइट। और ऐसे टीम के साथ काम करें जहाँ पे आपकी स्किल्स पे काम किया जाएगा। और यहाँ पे आप सीधा कस्टमर से बात करते हैं। सेलिंग, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स, लीडरशिप स्किल, ये सारी के सारी आप वहाँ 6-8 महीने के अंदर में सीख जाएंगे अगर ईमानदारी से करेंगे तो। एक क्रॉस क्वेश्चन दीपक भाई, एक क्रॉस क्वेश्चन, डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है ना, हाँ, सोसाइटी में ना उसका बहुत ज़्यादा मजाक बन चुका है। हाँ है, क्योंकि हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ना युवाओं को सपने दिखाए जाते हैं और वो सपने ज़्यादातर लोगों के तो पूरे नहीं हो पा रहे। डायरेक्ट सेलिंग से ऑब्वियसली पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन यूथ क्या देखे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी लोगों को पागल बना रही है। वो बड़े बड़े सेमिनार करके आपने देखा होगा, कई लोग सपने दिखाते हैं कि आज करो 5 साल बाद BMW में बैठोगे, घर पे एग्जीक्यूटिव आया, लेट्स से मेरे घर पे कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला एग्जीक्यूटिव आया और वो मुझे बता रहा है सर डायरेक्ट सेलिंग में आप जुड़ जाओ, 5 साल बाद ना आपके पास मर्सिडीज E-क्लास होने वाली है, और वो खुद बाइक पे आया है, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सोसाइटी में जो डायरेक्ट सेलिंग की इमेज है ना दीपक भाई, वो एक्चुअली ये है। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे पॉडकास्ट हो ना वो ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड हो। अब हम कोई बात करेंगे और वहाँ पे ऑडियंस को लगेगा कि ग्राउंड पे तो ऐसा होता है, तो ये एक जेन्युइन चीज़ है जो लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग की इमेज बनी हुई है। आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न है इस इमेज का और कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं फ्यूचर में? मैं ना इसका भुगत भोगी हूँ जी। मैंने 11 साल रोड पे इन सवालों के जवाब दिए हैं कि जिस सोफे पे तू बैठा है ना भाई, तेरे से पहले 3 आदमी और आए थे, यही काला कोट पहन कर आए थे और मेरे मुंह पे लोगों ने दरवाजे बंद किए हैं ये बोल के अगर ये वही वाला आया तो अंदर मत आना भाई साहब, राइट। ऐसा मैंने रोज फेस किया है, 11 साल लगातार फेस किया है। 17 साल से मैंने इसको जिया है, 11 साल मैंने खुद किया और 6 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए ट्रेनिंग्स करता हूँ। और ऐसी कोई कंपनी नहीं जिनके लोगों को मैं आज भी नहीं सिखाता हूँ, राइट। सो मैं आपको 2 चीज़ें जल्दी से बोल देता हूँ। देखिए, नंबर 1,
डायरेक्ट सेलिंग की जो छवि बिगड़ी है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि डायरेक्ट सेलर्स लोग खुद ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ लोगों को लेकर आते हैं और ना इसको ऐसे पिच किया जाता है जैसे ये गेट रिच क्विक स्कीम हो या ये कोई लॉटरी है और उसको ऐसे बोल के ले आते हैं बस तू आजा कुछ नहीं करना बस अपने आप सब हो जाएगा। तो जब तक डायरेक्ट सेलर्स खुद इसको एक ठीक बिजनेस नहीं मानेंगे जैसे बाकी बिजनेस होता है और इसको ऐसे ही नहीं पिच करेंगे कि आप आएंगे आपको काम करना है, मतलब इंश्योरेंस एजेंट बनते हो तो पॉलिसीज बेचोगे तो पैसे आएंगे भाई, राइट। तो किसी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का अगर तू म्यूचुअल फंड्स या आप बेचना शुरू करते हैं या अदर फ्यूचर अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वहां भी आपको डायरेक्ट सेलिंग इज ए कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल, राइट। और जितना आप प्रोडक्ट बेचेंगे जितनी सेल करेंगे उसके बेस पे आपको सेट कमीशन मिलेगा। तो इसमें ये बोलना कि इसमें ये आ जाएगा और वो आ जाएगा और 2 साल और 3 साल और 5 साल, जब तक डायरेक्ट सेलर्स ये बोलना बंद नहीं करेंगे ना तब तक ये छवि सही सुधरेगी। दीदी का एक सॉरी टू कट यू शॉर्ट, दीदी का एक वो रील बहुत वायरल होता है, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। ये बहुत वायरल हुआ है। वेरी सिंपल, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ आपसे कि जो अपने ही लोग हैं हम जब इसको पिच करें तो इसको इस तरह से ना पिच करें कि इसमें बिना कुछ किए आ जाएगा। मैंने इस बिजनेस में 2 साल में मेरी पहली मर्सिडीज खरीदी है, तो मेरे सामने कोई अगर आके बोल दे तो 5 साल में मर्सिडीज आती है तो मैं बोलूंगा बेटा 5 साल में नहीं आती, तेरे सामने खड़ा हूं, 2 साल में भी आती है। लेकिन जो 2 साल मैंने तपस्या करी है वो बता दूंगा तो आधे डायरेक्ट सेलर भी काम छोड़ जाएंगे। मैंने 18 घंटे ऑन एन एवरेज दिन में रोड पे ईमानदारी से काम किया है और दिन में 10-10, 12-12, 18 दरवाजे खटखटाए हमने, राइट। तो 5 साल में BMW नहीं आएगी, 2 साल में आएगी। मैं लेके मर्सिडीज बैठा हूं और मैंने मर्सिडीज तब ली राहुल भाई जब 2009 में मर्सिडीज लेना उतना आसान नहीं होता था। मैंने 2007 में बिजनेस ज्वाइन किया और 2009 में मेरे पास मर्सिडीज आई। 18 महीने काम करके मैंने मेरा ऐसा फाइनेंशियल सेटअप बना लिया कि 7 पीढ़ियां काम ना करें तो भी घर से किसी को निकलना नहीं पड़ेगा। तो ये बात सच है। लेकिन जो मैंने किया क्या वो सब कर सकते हैं? कर सकते हो भाई, लेकिन फिर 18 घंटे रोज मेहनत करने को तैयार हो तो फिर कर सकते हो। तो जो एक्सपेक्टेशन है ना इस बिजनेस को लेके वो सही सेट करके लोगों को लाना चाहिए। क्योंकि आप किसी को लिए बोल के ले आते हैं कि कुछ भी नहीं करना, फिर वो आने के बाद उसे समझ आती है कुछ भी नहीं भाई साहब इसमें बहुत कुछ करना है और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये एक नॉर्मल बिजनेस के जैसा है। नॉर्मल बिजनेस में आप 2 से 5 साल का स्पैन लेके आते हो कि भाई इतने साल मेहनत करूंगा, दुकान खोलूंगा, काम करूंगा, जॉब पे रोज जाऊंगा तो पैसे आएंगे, यहाँ पे भी रोज काम करोगे फिर पैसे आएंगे। लेकिन हो सकता है और बड़ा हो सकता है, मतलब ये तय है। ग्रेट, वंडरफुल। और एक और चीज मैं लास्ट इस बारे में और बोल देता हूँ। दूसरी बात, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो थी ना वो क्लियर नहीं थी और थी नहीं आज से 4-5 साल पहले तक। और ठीक सी जो गाइडलाइंस रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से आए हैं वो आप मानिए 1-1.5 साल पहले ठीक से आए हैं। 2016-18 में पहली बार कुछ गाइडलाइंस आई थी, लेकिन एक्ट बोल के और क्लियर गजेटेड जो इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से आई है वो आई है अभी दिसंबर 2021-22 के आसपास। गाइडलाइंस को पूछ कौन रहा है दीपक भाई? जो लोग एग्जीक्यूटिव्स जो घर जाते हैं, अब बैंक्स के तो हमेशा से गाइडलाइंस रहे हैं। ये बैंक्स के एग्जीक्यूटिव हमारे घर पे आते हैं और वो पता नहीं ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं और लोग तो पागल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के एथिक्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने मुझसे पूछा था एक और चीज की कैसे चुने सही कंपनी, है ना। 4 चीजें बोल देता हूँ बिल्कुल 4 सिंपल। नंबर 1, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपसे बात की जा रही है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्रेडिबिलिटी सॉलिड होना चाहिए, अच्छे लोग हों और काफी समय से बिजनेस कर रहे हों, साफ सुथरी छवि वाले हों और मैनेजमेंट मजबूत हो। नंबर 2, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट जो बिना इनकम प्लान बताए भी बेचे जा सकें मार्केट में। अच्छे प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, गुड प्रोडक्ट्स जिनको आप आगे बेचेंगे उस पे आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी और रेफरेंस मिलने लग जाएगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी से आपका अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। तीसरा, जहां आपको ये सुनने को मिले गारंटी, कुछ नहीं करना, बस आप पैसे लगा दें खुद ब खुद आएगा, जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर भाग जाइएगा। जीवन में गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी सिर्फ एक है कि हम मरेंगे, बस, बाकी और दूसरी चीज की गारंटी नहीं है। जहां आपको ऐसे शब्दों को सुनने को मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना, गारंटी है, खुद ब खुद आएगा, सब अपने आप हो जाएगा, दोज आर ऑल डमी फेक
इलीगल स्कीम्स, उससे दूर भागें। चौथा, जिस भी संस्था के साथ आप जुड़ रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अच्छा सिस्टम होना चाहिए, जो आपको ये बोलता हो कि भाई 2 साल सीखेगा, हमारे साथ रहेगा, ट्रेनिंग्स अटेंड करेगा, तब तेरा काम बनेगा। तो मैनेजमेंट अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, इनकम प्लान बिल्कुल लेजिटिमेट, और चौथा अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये चारों जिस कंपनी में हो आप उधर काम करिए बिंदास, और सही एक्सपेक्टेशन से करिए। वंडरफुल। देखो प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है ना दीपक भाई, वो शायद है कि यूथ जो है ना वो सपने खुद से खरीदना चाह रहा है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जल्दी में बहुत है। हाँ, जल्दी में है। उनको तो रातों रात करोड़पति बनना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के आप देख रहे होगे, इतने ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। मतलब मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ कि 300 लोग बैठे हुए हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपए खर्च करके ट्रेडिंग सीख रहे हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो स्किल ही नहीं है। मतलब लोग ना राइट पागल हो रहे हैं। Correct. लेकिन जब बात होती है कोई स्किल सीखने की, लेट्स से कोई सेल्स स्किल्स पे वर्कशॉप कर रहा है, उसको ना 10 लोग 15 लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि लोगों को ना स्किल सीखने ही नहीं है, उनको ना सपने खरीदने हैं। और भाई जो मैं फिर से यूथ को, मेरा जो ओनली ऑब्जेक्टिव है ना भाई पॉडकास्ट करने का, वो यही है कि जो मार्केट में ये सपने दिखाए जा रहे हैं ना उनको एक्सपोज करना। तो भाई ये जो सपने दिखाते हैं ना, जैसे अभी दीपक भाई ने भी आपको बोला, जो आपको दिखाए सपने दिखाए ना कि 2 साल में मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, ठीक है, ऐसों के झांसे में मत पड़ना, ठीक है। टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने खुद दीपक भाई एक एग्जांपल बैठे हैं जिन्होंने 2 साल में वैसे तो मर्सिडीज लाए हैं, लेकिन मेहनत करके। जो आसानी से करने वाले सपने दिखाते हैं ना, ऐसों के चक्कर में मत पड़ना। तो दीपक भाई एक तो हमने डायरेक्ट सेलिंग की बात की है, इसके अलावा और कोई आप साइड हसल रेकमेंड करना चाहेंगे यूथ को? हाँ, बहुत सारे। अगर आप डिजाइनिंग सीख लें थोड़ी बहुत, तो जिस तरह से ट्रेनिंग, कोचिंग या ऑनलाइन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ रहा है, तो फ्रीलांसिंग डिजाइनर्स, फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटर्स, और 2-3 महीने में आप ठीक ठाक सीख सकते हैं। और ये स्किल्स ऐसे हैं जिसमें कोई आपसे डिग्री नहीं मांगेगा। मतलब आज हमें भी जरूरत रहती है, खुद अपने काम के लिए हम ढूंढते रहते हैं अच्छा ग्राफिक डिजाइनर, अच्छा वीडियो एडिटर, अच्छा जो कोडिंग कर सके, लैंडिंग पेजेस बना सके, राइट। इनकी मतलब डिमांड ही डिमांड है, और आपका जैसा स्किल हो आप वैसा कर सकते हैं। ये तीनों बहुत अच्छे काम हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग हैज बिकम फुल फ्लेज प्रोफेशन नाउअडेज। एवरीबडी वांट्स अच्छे ब्लॉग राइटर्स, कंटेंट राइटर्स, ये कर सकते हैं आप। कॉपी राइटिंग इज अनदर फिनोमिनल स्किल, राइट। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश हिंदी पे आपकी पकड़ अच्छी है और आप कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग है जनरल कंटेंट, कॉपी राइटिंग हम उसको मान लेते हैं जिसमें आपका सेल्स बेस्ड कंटेंट है, जिसमें कॉल टू एक्शन होता है छोटा मोटा, और आप मार्केटिंग और सेल्स के लिए कंटेंट लिखते हैं। तो ये दुनिया भर के ट्रेनर्स को जो जरूरत है वो फ्रीलांस कॉपीराइटर्स की जरूरत है, वो आप कर सकते हैं। वंडरफुल। और दीपक भाई मुझे एक चीज यहाँ से याद आई है, एक कॉन्सेप्ट है घोस्ट राइटिंग का। हाँ? लोगों को ज्यादातर नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। लेट्स से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, या इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, देखो उनके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है कि वो बैठ के खुद से बुक लिख पाए। कुछ लोग उसमें टाइम दे पाते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते। कुछ लोगों में ना राइटिंग स्किल्स नहीं भी होते हैं, लेकिन वो भी अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप में थोड़ी सी लिखने की प्रतिभा है ना, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत तो आप इंटरनेट की ऑब्वियसली हेल्प ले लोगे रिसर्च करके, तो आप एक ना घोस्ट राइटर बन सकते हो। घोस्ट राइटर का मतलब ये है, कहानी आपने लिखी और वो लेट्स से सलमान खान या आमिर खान या लेट्स से किसी क्रिकेटर के नाम से उसको वो पब्लिश करेंगे, आपको वो कहानी लिखने का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो घोस्ट राइटिंग इज अ वंडरफुल साइड हसल दैट यू कैन डू। और कोई दीपक भाई? और एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया अगर आपकी पकड़ है और आप सारा दिन तो उस पर बैठे हैं, वैसे भी एवरेज हिंदुस्तानी 2.5 घंटे लगाता है सोशल मीडिया पे, आंकड़े ऐसा बताते हैं, राइट। और अगर आपकी नैक है कि थोड़ा आप कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझते हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम सोशल मीडिया मैनेजर जो 30-40 हज़ार रुपये लेगा, ऑफिस बैठेगा, उनको उतना काम नहीं चाहिए, वो फ्रीलांसिंग के लिए सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहे हैं, वो आप कर लें। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे
जो कि मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे अमेजोन कस्टमर को और सेलर को मिला देता है, ऐसे एक वेबसाइट है फीवर फॉर एग्जांपल, राइट। तो जितने भी डिजाइनर, एडिटर्स, कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर हैं वो सब फीवर पे हैं। कस्टमर वहां जाता है, अपना डिजाइनर भी चुनता है, भाई मेरे को इससे डिजाइन करवाना है, उसके पुराने काम वहां रखे हैं। तो ऐसे मार्केट प्लेसेस बनते जा रहे हैं जहां पे आपको ऑनलाइन काम मिलेगा, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप अपना स्किल डिसाइड करो, आप अच्छी फोटो खींचते हो, सेल्फी खींचोगे तो पैसे नहीं आएंगे, आप उसी स्किल को कन्वर्ट करना शुरू करो। ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पे इमेजेस भी बेची जाती हैं, हम खुद खरीदते हैं, राइट। तो ये शटर स्टॉक से लेके स्टॉक इमेजेस वाले ये सब क्या है, मतलब काम करो यार ईमानदारी से। और देखो जिंदगी में ना, मैंने एक चीज समझी है राहुल, कि एवरेज मत बनो। एवरेज डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, एवरेज टीचर की भी जरूरत नहीं है, एवरेज कंटेंट क्रिएटर की भी जरूरत नहीं है। जो करो अच्छे से करो, अगर अच्छा काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे वहाँ गांव में एक बुजुर्ग बोलते थे, मतलब हमारे पिताजी नहीं रहे तो हम कई बार करियर कंसल्टिंग किसी से ले लेते, तो वो क्या बोलते थे, आपको बड़ी मजेदार बात बोलता हूँ। वो बोलते हैं देख भाई, तू टेलर बन जा लेडीज का, कपड़े सिल लियो, लेकिन 2 महीने वेटिंग होनी चाहिए। तू चंदू हलवाई बन जाइयो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिठाई शाम को 4 बजे खत्म करके गल्ला बढ़ा दियो, राइट। आप मतलब जो करो, तुम टेलर बनो या टिक्की की रेडी लगाओ, तुम यार गोलगप्पे बेचो, या तुम टीचर बन गए फॉर एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम यार। लेकिन जिंदगी में एक बात तय है, बिना मेहनत के और बिना एक्सपर्टीज के, बिना स्किल सीखे और उस फील्ड में अच्छा बने बिना, ना आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, मिल गई तो आप रह नहीं पाएंगे उसमें, ना आप अपना काम कर पाएंगे। तो जिंदगी में पकड़ के जो रखना है ना, वो ये कोर पकड़ के रखना है, जो मैंने नौकरी में भी पकड़ के रखा, कि जो काम तुम करो भाई, तुम्हारे से अच्छा कोई ना करता हो। बहुत बड़ी बात आप दीपक भाई कह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम सोशल मीडिया का आपने एग्जांपल लिया है। सोशल मीडिया हमें एग्जीक्यूटिव या सोशल मीडिया मैनेजर हायर करना पड़ता है ना, 500 कॉल्स आते हैं, और 500 कॉल्स में से ना 1-2 भी कैंडिडेट ऐसे नहीं होते जिनको सोशल मीडिया का काम ढंग से करना आता हो। उनको पता है क्या आता है, उनको आता है फोटो अपलोड करना, वीडियो अपलोड करना, कहीं से कॉपी पेस्ट करके कीवर्ड्स डाल दिए। मतलब पता है क्या हो रहा है, लोग पॉडकास्ट या वीडियो देख के ना इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं, भाई मेरे को तो सोशल मीडिया मैनेजर बनना है। बनना कैसे है वो नहीं पता, करेक्ट। शाम को स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। मतलब उनका ना फोकस नहीं है एक स्किल को सीखने में। तो मोटा मोटा मैं ये कह रहा हूँ भाई, कोई भी चीज जो आप अपना करियर चूज करो ना, उसमें एक्सपर्टीज लो। बिलीव में ये बात मैं ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि जो यूथ है ना, वो बहुत सारी चीजें करना चाह रहा है, लेकिन इन डेप्थ कोई भी चीज नहीं सीखना चाह रहा है। फोटोग्राफी के लिए हम फोटोग्राफर्स हायर करते हैं ना, मतलब उनको ना कैमरे के एंगल्स की नॉलेज नहीं है दीपक भाई, और आज में तो फोटोग्राफी करना है। देखो कोई भी, अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा पैकेज चाहते हो, अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हो, तो आपको स्किल तो अच्छे से आनी चाहिए। तुमने घर पे अपनी कोई गर्लफ्रेंड बुला ली, उसके 4 फोटो खींच दी और अपने आप को फोटोग्राफर अनाउंस कर दिया, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। यस एब्सोल्युटली। भाई कोई भी स्किल सीखो ना, उसको अच्छे से सीखना। ये नहीं कि मेरे को तो सोशल मीडिया भी आता है, मेरे को तो फोटोग्राफी भी आता है, मेरे को तो ये तामझाम भी आता है। एक चीज सीखो, उसको अच्छे से सीखो, हैव एक्सपर्टीज इन दैट। जब आप इंटरव्यूज करते होंगे अपने सोशल मीडिया मैनेजर के लिए या किसी रोल के लिए, तो शायद आप एक चीज फेस करते होंगे, मतलब 30,000 रुपए पे वो काम करेंगे नहीं, लाख रुपया कोई उनको देगा नहीं। मतलब ये ना एक या सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, कंपैरिजन हम बहुत करने लगे हैं, इन्फ्लुएंस हो जाने लगे हैं बिना बात की चीज़ों से। सो समथिंग पीपल नीड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, और सीखने का भाव और जो एक लॉन्ग टर्म विजन जो होता था ना, वो सिर्फ किताबों में रह गया है शायद। मतलब हमारे पास रोज ऐसे हजारों कमेंट आ जाते हैं, सर 22 में रिटायर होना है और 3 साल में मिलेनियर बनना है, उसका बस आप रास्ता बता दें, और फिनेंशियली फ्री होना है। मैं रॉबर्ट टी के उसके हिसाब से मिला सर पीछे बॉम्बे आए हुए थे एक इवेंट के लिए, पहली बार मैं 2014 में उनसे मिला, और मुझे सीखना बहुत पसंद है सर। तो मैं यूएस, यूरोप जा के ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स साहब, रॉबर्ट टी के की जो अच्छे लोग मुझे लगते थे। स्कूलिंग तो मैंने आपको बताई थी जी, मेरे गांव में मैंने कितनी करी है, तो सारी स्कूलिंग मैंने पिछले 10 सालों में करी है। तो मैंने उनसे पूछा जी, आपने वो रिच डैड पुअर डैड बता दिया और क्वाड्रेंट बता दिया लोगों को कि पैसिव इनकम आएगी, आप 70 की उम्र में बॉम्बे हो, अभी एक एक्टिव इनकम के लिए ट्रेनर बन के इवेंट में ट्रेनिंग करने आए हो, और वो बोलते हैं यार पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, पैसिव इनकम का मतलब ये है कि पैसे की किचकिच खत्म हो जाए जिंदगी में और एडजस्टमेंट खत्म हो जाए। तो जो आदमी पैसिव इनकम का सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता था आज से 30 साल पहले, वो 70 की उम्र में
हवाई यूएसए से एक्टिव इनकम के लिए एज अ ट्रेनर एक इवेंट के लिए अगर आ सकते हैं तो ये गलत फहमियां ना पालें यहाँ वहाँ की सोशल मीडिया के, उन्हीं की कोट देख के कि काम करो तो नौकरी मत करो और लेफ्ट से राइट आ जाओ, ये सब बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम की सबको ज़रूरत है, बी गुड एट व्हाटएवर यू आर डूइंग। ग्रेट, वंडरफुल। तो दीपक भाई, मोटिवेशन, इंटरनेट से बहुत सारा मोटिवेशन मिल रहा है, अब तो कर लूँगा मैं, ये मोटिवेशन यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है या सिर्फ सपने हैं? मोटिवेशनल स्पीकर से ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। मेरे पेट पे लात मरवाओगे आप। अब तो पूछ लिया है। सी, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चिंगारी जितना है, हाँ बस। तो अगर आप मोटिवेशन को उतना ही रखें कि मोटिवेशन का अपना एक काम है, हाँ। वो एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है, कैटलिस्ट का काम कर सकता है और चीज़ों को शुरू करवा सकता है, आपको एक स्पार्क दे सकता है। जैसे मैं अपनी लाइफ में कहीं एक था और मैंने भी एक सेमिनार अटेंड किया और वहाँ मेरे को एक आदमी मिला और मैं मोटिवेटेड हो गया। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक शब्दों में, एक लाइन में बता दूं ना जी, तो बहुत सिंपल है। मोटिवेशन से चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन मोटिवेशन जब तक बरकरार है, आप मोटिवेशन को मोमेंटम में बदल दीजिए। वाओ, बस। और मोमेंटम आता है काम करके। मैं मोटिवेटेड हुआ यार, खेल कर देंगे, कमाल कर देंगे, मैं भी चैनल बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा और कमाल करूंगा। फिर उसको वहां रोकना नहीं है, हाँ। चैनल बना डालना है। और बनाओगे तो मुश्किलें आएंगी तो फिर दिमाग लगाएंगे यार, हल ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मोटिवेशन से शुरू करो, लेकिन रुको मत। और कब तक नहीं रुकना? जब तक गाड़ी रफ्तार ना पकड़ ले, दूसरे तीसरे गियर में ना आ जाए और मोमेंटम में ना आ जाए, बस। वंडरफुल। सो मोटिवेशन के बिना नहीं होगा, वो जरूरी है। जैसे लाइटर होता है, लाइटर का काम अब कितना होता है जी? लाइटर का काम है गैस को जलाने का। हाँ। खाना तो फिर आग से ही पकेगा जी, और जब पकना है तब पकेगा। वो तो स्पार्क ही देगा। हाँ, स्पार्क देगा। सिलेंडर ही खाली है तो उसमें लाइटर क्या करेंगे जी? हाँ, बस। राइट, ऐसा। सो दिस इज द रोल ऑफ मोटिवेशन। नहीं, आई कंप्लीटली अग्री। टर्न मोटिवेशन इनटू मोमेंटम, और वो मोमेंटम में टर्न करने में भाई मेहनत तो लगने वाली है। और मोटिवेशन में भी ना राहुल भाई, एक्शन तो है ही ना पीछे। मोटिव प्लस एक्शन, ये बन गया मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स या कंटेंट क्रिएटर आपका वो मोटिव जगाने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। एक स्पार्क आई, चिंगारी, उस पर पानी तो डाल के, और वो एक्शन तुम हटा देते हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमें मत कहना कि काम नहीं बना। दीपक भाई, जब मैं जॉब्स में था, मैंने इंडिगो एयरलाइंस में और काफ़ी सारे जगह पे ट्रेनिंग्स हम करते थे, तो कई बार हम लोगों से ना टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराए जाते थे। वहाँ पे मान लो 30 मैनेजर्स हैं या 30 लोग हैं जिनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। उसमें ना वो ऐसे भागने लग जाते थे, इतना हम उनको मोटिवेट कर देते थे। अगले दिन तो वो काम पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होके जाते थे। लेकिन अगर 30 लोगों को हमने ट्रेन किया था ना, उनमें से 29 लोग 3-4 दिन बाद सेम हो जाते थे। एक आदमी ऐसा रहता था जो उस एक दिन की लर्निंग को ना कैप्चर कर लेता था, पकड़ लेता था कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उस दिन सिखाई गई थी जो मेरे को लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट करनी है। और वो लोग रहते हैं जो उसको मोटिवेशन को मोमेंटम में चेंज करके और आगे की चीज़ों को लेके जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वन ऑफ देम। That's why you're here, sir. अगर कोई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है ना, तो उससे मोटिवेट तो होना है, लेकिन रोड मैप भी बनाना है कि आगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस बात पे एक मदद मेरी तरफ से मैं कर सकता हूँ। प्लीज़। हमारी जो किताब लेटेस्ट बुक है, ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स, उसमें मैंने करीब 190 पेज की किताब है। उसमें 12 से 15 पेज हैं जी ड्रीम्स पे। क्योंकि ड्रीम तो आसान है ना, मोटिवेशन में आगे ड्रीम ले लिया, BMW, मर्सिडीज, या मैं फाइनेंशियली फ्री, या 100 स्टोर्स। लेकिन बाकी के जो पेजेस है ना, वो ये है कि ड्रीम देखने के बाद क्या करना है। जैसे 60 पेज हमने लिखे हैं जी उस पर कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, फिर उसके लिए इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं, इस पे 50 पेजेस हैं। तो अगर सच में आपकी जो ऑडियंस है जो सिर्फ ड्रीम और मोटिवेशन देख देख के तंग हो चुकी है और सच में कुछ करना चाहती है ना, और कहानी नहीं है इस किताब में, 190 पेज में एक भी कहानी नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। मॉडल्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, इमेजेस हैं, डायग्राम्स हैं, और ऑपरेशन मैनुअल जैसा है ये, कि जिसमें ड्रीम देखने के बाद तू क्या करेगा। अगर कोई पढ़ना चाहे तो हिंदी में उपलब्ध है, सपनों से हकीकत 5 कदमों में, इंग्लिश में उपलब्ध है ड्रीम्स टू रियलिटी। तो अगर किसी को रोड मैप चाहिए तो इसकी भी मदद लोग ले सकते हैं। और ऐसे हजारों रोज रिसोर्सेज हैं, मेरी पढ़नी है तो मेरी पढ़ लो, लेकिन आगे बढ़ जाओ यार, ड्रीम से आगे बढ़ जाओ। देखो, ये बुक है जिसके बारे में सर बात कर रहे हैं। देखो, इस बुक को फिलहाल के लिए मैं छोड़ देता हूँ, अभी हम बात करते हैं बुक रीडिंग की।
जितनी नॉलेज आपको बुक रीडिंग से मिल सकती है ना, इतनी रीडिंग आप रियल लाइफ में किसी भी सोर्स से गैदर ही नहीं कर सकते। ये आपको बात बता देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो बुक्स रहती है जनरली ये उन लोगों ने लिखी होती है जिन लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है, राइट। लेट्स से आप सोचो कि बिल गेट्स ने एक बुक लिखी है, तो बिल गेट्स ने पूरी लाइफ में जो अचीव किया है वो लर्निंग्स एक बुक में लिख दिए हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो आप ऑडियंस से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो आपको एक कमरे में भेज दिया जाए, वहाँ पे ना 1000 चाबियाँ पड़ी हुई है, ताले की चाबियाँ पड़ी हुई है, और आपको बोल दिया कि जो ऊपर एक रूम है घर में उसकी चाबी ढूंढ के लाओ। आप कैसे ढूंढ के लाओगे? चाबियाँ तो वहाँ बहुत सारी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ताला कौन सी चाबी से खुलेगा। तो जब आप इंटरनेट पे कंटेंट देखते हो तो कंटेंट तो सभी बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, कोई और बिजनेस कोच भी बना रहे हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट ठीक है? वो आपको कैसे पता चलता है? मोस्टली जैसे मैंने बताया जो बुक्स लिखते हैं, मैं इस पर्सनल बुक को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ और दीपक भाई का भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसको प्रमोट किया जाए। इसको कट भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपसे। हाँ, लेकिन ना ही कोई ऑब्लिगेशन है राहुल भाई इसकी। हाँ, मोटा मोटा जो भाई मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि बुक रीडिंग को ना अपनाओ। बहुत सारा यूथ को लगता है अब कौन बुक्स पढ़ता है, भाई बुक को पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो। एक चेंज जो आपको अपनी लाइफ में आज से ही ले आना चाहिए वो है घर में न्यूज़पेपर आना चाहिए। आपको लग रहा है डिजिटल हो रही है दुनिया, भाई कितनी भी डिजिटल हो जाए दुनिया, इंटरनेट पे ना चीज़ें स्प्रेड हैं, बहुत सारे पेजेस पे स्प्रेड है। न्यूज़पेपर जो आता है ना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे दी जाती है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, फाइनेंस में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोग एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं, उनसे एक हॉबी या हैबिट पूछोगे ना, बोलेंगे रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर और बुक रीडिंग को अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जगह दो। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम कुछ भी करते हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ भी, books and newspaper are the crucial things that you should opt in your life. तो ये तो हमने आपकी बुक की बात कर दी दीपक भाई, और मैं खुद भी इसको पढ़ने वाला हूँ। आई एम रियली लाइकिंग द टॉपिक्स दैट यू हैव। दीपक भाई, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है वो है डिप्रेशन का। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूथ हम देखते हैं कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है रीज़न है डिप्रेशन का? कैसे हम उसको एज अ सोसाइटी फाइट कर सकते हैं? See, one big reason I feel is comparison, wrong comparison with other people. मैं फिर उदाहरण पे आ गया। चलो, अगर मैंने 3 महीने एक काम किया जॉब के साथ और उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया और मैंने मेरी जॉब रिज़ाइन कर दी, 2 साल में मर्सिडीज आई। मैंने ये पता क्यों किया, कैसे कर पाया? मैंने सेल्स और मार्केटिंग में इंडिया के लीडिंग स्कूल से सेल्स और मार्केटिंग सीखा है 2 साल डिवोशन के साथ। 4 साल मैंने नौकरी करी है जिसमें मैंने मोटरसाइकिलें बेची हैं। मैं 4 स्टेट्स का RM था जिसमें टीम हैंडल करता था। 5000 लोग थे जो मोटरसाइकिलें बेचा करते थे हमारे नेटवर्क में, और मैं 300 करोड़ का टर्नओवर मेरी कंपनी के लिए करवाया करता था। 6 साल मैंने जिसको जिया है, 7वें साल मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब एक बच्चा है वो B.Tech करके आया, या एक ग्रेजुएट है वो JBT या B.Ed करके वो टीचर लग गया। सो इफ एनी, तो जो मैं कर सकता हूँ वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एजुकेशन और फील्ड एक्सपीरियंस वो नहीं है जो मेरे पास था 6 साल का सेल्स का, प्योर हार्डकोर रोड पे जाके काम करने का एक्सपीरियंस। मैंने कैनोपी लगा के, टेंट लगा के जी बिहार और झारखंड के गाँव में मोटरसाइकिलें बेची हैं। तो जब मोटरसाइकिल बेच सकते थे जी, वो 35,000 रुपये की होती थी, फिर 150 रुपये का साबुन तो मैं बेच ही सकता हूँ और रोड पे रहता हूँ, राइट। मेरे को उसका तजुर्बा है। दिन में, महीने में 28 दिन में ट्रैवल करता था। नो, सो अगर आप मुझसे कंपैरिजन करेंगे कि अगर वो कर गए तो मैं भी कर सकता हूँ। आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ना मेरी सक्सेस स्टोरी देखी है या वो देखा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक भाई जो आपने बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मैं आपको नहीं दिखाता कि मेरी लाइफ क्या है। मतलब अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं, मेरी हमने 4-4.5 पोस्ट हैं, मेरी फैमिली के पोस्ट ही नहीं है, मेरी लाइफ के पोस्ट है ही नहीं है उसमें। मैं प्राइवेट सा आदमी हूँ, बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। सोशल मीडिया पे 2 मिलियन लोग हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट आदमी आपको खोजने से नहीं मिलेगा। आई एम अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट। बट मैं सोशल मीडिया पे वो दिखाता हूँ जो मेरा मन करता है या जो मेरी टीम का मन करता है। आप अगर उसको देख के ये सोच लेंगे, मैंने 21 साल हो गए मुझे काम करते को जी, 21 years I have been working, right? So, if you start comparing
my channel and your channel, my book with your book, my journey with your journey, then obviously you will be depressed. Right? So या तो वो आपको जाने, हाँ, अंदर आके आपके पास आए, आपको जाने कि भाई इस आदमी ने कौन कौन से स्ट्रगल किए हैं, क्या क्या इन्होंने किया है। अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, दूर दूर से सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जान रहे हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जो राहुल शर्मा है ना, वो वाला राहुल शर्मा है जो राहुल शर्मा अपने आप को दिखाना चाहता है, या वो वाले दीपक भाई है जो पोस्ट इन्होंने किए हैं। अगर इनके घर में कोई चैलेंजेस रहे हैं, इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेट से अगर इनको कोई इनके लाइफ में लेट से कोई ऐसा फेज आया होगा कि इनके पास लेट से बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे, क्या ये पोस्ट वो डालेंगे अपने प्रोफाइल पे? शायद नहीं डालेंगे। तो आपको नहीं पता चलेगा कि इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। Absolutely. तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना ठीक है, लेकिन वन साइडेड इन्फ्लुएंस होना इज नॉट राइट। लोगों ने बहुत सारी चीजें लाइफ में की है जिनका आपको अंदाजा नहीं है, तो सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरीज। आजकल क्या हो रहा है ना दीपक भाई, 30 अंडर 30, उसको देख के कि मुझे तो 30 साल पहले ही मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है। भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम दो लाइफ को थोड़ा सा, अदरवाइज ना कहीं के नहीं रहोगे और फिर डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं। One more thing I would like to add on this, because people have wrong expectations also. That's why also they are depressed. Their goal setting is also faulty. Like 2 साल में मर्सिडीज लेना, या 5 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, 3 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, शुरू करूँ तो इतने कस्टमर इस दिन मिल जाएं, मैं ब्लॉग लिखना शुरू करूं तो उसके डाउनलोड्स इतने होने लग जाएं। लाखों इंस्टाग्राम चैनल सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको इतने व्यूज़, इतने वायरल होना है सबको। मतलब आई डोंट नो, मैं 5 साल से कंटेंट बना रहा हूं, लेकिन वायरलिटी मुझे तो नहीं समझ आई। मतलब मैं कंटेंट बना सकता हूं, बाकी तो होगा जो होगा, देखा जाएगा, राइट? यू नो, सो समटाइम्स व्हेन आवर एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग एंड वी आर मेजरिंग द रॉन्ग थिंग्स, दैट ऑल्सो मेक्स अस डिप्रेस्ड। उदाहरण देता हूँ, मैं सेल्स का आदमी हूँ, 10 कॉल करता हूँ, 2 जगह से सेल आती है, 8 जगह से सेल नहीं आती। अगर मेरी हैप्पीनेस का और मेरी सक्सेस का मेजरमेंट सिर्फ सेल क्लोजिंग है, तो मैं 20% चांस है कि खुश रहूंगा, बाकी 80% चांस है मैं डिप्रेस रहूंगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि मैं अगर 10 कॉल्स करूंगा तो 2 सेल आना है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये रोक ही नहीं सकता कोई। तो मेरा मेजरमेंट मेरी कामयाबी का मीटिंग्स है। और मैं घर से निकलता था ये सोच के, भाई आज 5 मीटिंग करके आनी है, 5 दरवाजे खटकाने हैं, तू पैसे दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, दरवाजा मेरे मुंह पे मार दे तो ठीक, जो मर्जी कर तू मेरे साथ। अगर मैंने ईमानदारी से 10 दरवाजे खटकाए हैं तो 2 सेल क्लोज होंगी। वो तीसरी चौथी भी हो सकती है, वो 7वीं 8वीं भी हो सकती है, वो 9वीं 10वीं भी हो सकती है। तो जब हम धैर्य के साथ सक्सेस की परिभाषा अपने प्रोसेस से जोड़ देते हैं ना जी, तो फिर आप डिप्रेस हो ही नहीं सकते। और एक और लाइन है जो मैं मेरी ट्रेनिंग्स में सिखाता हूं, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, राइट? कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हर मंगल और हर शुक्रवार को वीडियो डालता हूं, और मैं ये 5 साल से कर रहा हूं, सितंबर 2018 से। मैंने एक वीडियो बनाया, उसके 2 मिलियन व्यूज़ हैं। मुझे लगा ये वीडियो धुआंधार था, इसी पे मिलता जुलता बना देते हैं। जैसे हमने एक वीडियो बनाया फॉर एग्जाम्पल कि साइड हसल्स, फॉर एग्जाम्पल कि 10 तरह की साइड हसल्स, और वो चल गया जी ज़बरदस्त। हमें लगा यार अब एक वीडियो बनाते हैं डिजिटल साइड हसल्स, उस पर हमें 25,000 मिलने में हमारी जान निकल गई, और दूसरे वाला हमारा 2.5 लाख से क्रॉस कर गया। अब मैं हर वीडियो पे और हर कमेंट की सक्सेस और उसको सुबह से शाम तक नापना शुरू कर दूंगा। देन आई विल आई कैन लर्न लेसन्स, right? You know, but I cannot be depressed about every result, every outcome. So my job is control the controllables. मैं आपको दावे से बोलता हूँ, मैं 17 साल से अपने काम में हूँ, 4 साल मैंने जॉब किया, 21 साल के तजुर्बे से बोलता हूँ, जिस चीज़ को लेके लोग डिप्रेस्ड हैं 95% चांस है वो चीज़ उनके कंट्रोल में है ही नहीं। और डिप्रेस्ड का तो देखो ना दीपक भाई, दिल्ली से कोई यूथ मुंबई में जाता है फिल्म स्टार बनने के लिए, वो 10 साल 15 साल स्ट्रगल करते रहता है कि मैं कोई छोटा मोटा एक्टर बन जाऊं। एक दिन वो छोटा मोटा एक्टर बन जाता है, राइट? अब उसको रहता है कि यार मेरे को तो थोड़ा और बड़ा एक्टर बनना है। तो अगर वो थोड़ा और बड़ा एक्टर नहीं बन पाता तो वो डिप्रेस रहता है कि मैं तो और बड़ा एक्टर नहीं बन पा रहा। वो अपने 10 साल का जो स्ट्रगल था ना, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है कि यार मैं कहीं पे तो पहुंच गया हूं। तो हो क्या रहा है, लोगों की लाइफ में जो चीजें आ गई है ना, वो उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। ये चीजें ऐसी है जो मतलब एक रिलेशनशिप के हिसाब से भी आप देख लो कि रिलेशनशिप में हमारे साथ जो लोग हैं, हम उनको थैंक यू तो बोल ही नहीं रहे हैं। हम और ज्यादा क्या
यू नो वी आर नॉट इवन अप्रिशिएटिंग कि भगवान ने हमें लेट्स से एक अच्छी फैमिली दी है, अरे हमारे yes, बच्चे हेल्दी हैं, उसको तो लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, जो चीज़ें नहीं है ना सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन आपसे दीपक भाई पूछना चाहूँगा, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बुक्स लिखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई शायद आपसे बेटर इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स जब किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या कोई यूथ किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है, तो कौन से चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने आप को उनको तैयार करना चाहिए? देखिए, हमने मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल पढ़ा है, पेरेटो प्रिंसिपल बोलते थे, 80-20 का रूल बोलते थे। देखिए, दो बातें मैं बोलता हूँ। एक तो प्रिपरेशन की वैल्यू को आप समझिए। आई कैन टेल यू वन सिंपल फॉर्मूला। सो मैथमेटिक्स में जैसे फॉर्मूले होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन तैयारी ऊपर जाती है ना जी, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, डर और डाउट नीचे आता है। ये जिंदगी का नियम है जी। मेरे YouTube के वीडियोस जब मैंने बनाने शुरू करे तब भी, जब मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करता था तब भी, आज किसी कॉर्पोरेट टॉक के लिए जाते हैं तब भी। तो जो आपने एक बात कही है, तैयारी की इंपॉर्टेंस को समझें। मैं मेरे बच्चों में भी फील करता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर बोलते हैं पापा हो गया, फिर एग्जाम में लिखते हैं तो याद नहीं आता। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रिपरेशन एंड रेपिटेशन। ये मैंने मेरे कोच से सीखी, टोनी रॉबिन्स से। वो बोलते हैं रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। तो रिपीट करता रहा जब तक ये तेरे लिए ऑटोमेटिक ना हो जाए। इज वन थिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, राइट। एंड सेकेंड इज, किसी भी फील्ड में टॉप पे जाने के लिए एक 20% काम ऐसे होते हैं जो उस काम के लिए खास होते हैं। तो आपने जब अपना जॉब किया, उस जॉब में राइज करने के लिए आपको वो 2-3 चीज़ें पता थी, यार ये 2-3 काम करेंगे तो टॉप पे पहुंच जाएंगे। फिर आपने अपना जब एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर शुरू किया तो उसमें भी आपको पता था यार कि इस काम में टॉप पे जाना है तो ये 2-3 काम करने हैं। आपने जिस तरह से एज अ कंटेंट क्रिएटर राइज किया है, मैं बहुत कम लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने इतना बड़ा राइज इतने कम समय में किया है। आपने एक पल्स पकड़ी है हर चीज़ की। तो चाहे आप इंटरव्यू क्रैक करने वाले हों, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, कोई 1-2 चीज़ें ना खास होती हैं जो थोड़ी कठिन लगती हैं। जैसे हमें उस काम में वो 2-3 चीज़ें पे मिल जाती हैं ना, फिर हमें अपने आप को झोंक देना चाहिए उन 2-3 खास चीज़ों की तैयारी के लिए। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शायद स्पीड मैटर करेगी, राइट। कहीं पे शायद आप एक ऐसे इंटरव्यू में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन मैटर करेगी यार, और अपने को पता होता है ज़रूरी है ये, और मैं स्किल पे यहाँ हूँ आज, मतलब ये स्किल 10 नंबर पे हो गया तो खेल हो जाएगा, और मैं 3 नंबर पे हूँ। तो जब आपको वो 2-3 चीज़ें पता चल जाए ना जी, मतलब मेरा ये मानना है, फिर अपने आप को उनकी तैयारी पे, रेपिटेशन और प्रैक्टिस पे लगा दो आप, और फिर आप ऑटोमेटिकली टॉप पे चले जाओगे। बस एक वार्निंग ये है कि वो मुश्किल होती हैं, क्योंकि आसान होती है तो सब कर लेते हैं, राइट। हाँ, तो ऐसे करके बात बन सकती है जी। ग्रेट। दीपक भाई, पेरेंट्स का क्या रोल आपको लग रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड में? हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में देख के चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। पेरेंट्स, उनको लगता है कि पुराने ज़माने की बातें करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये चैलेंज आगे आगे कैसे होंगी चीज़ें? बच्चे पेरेंट्स की बातों को सुनेंगे या इन्फ्लुएंसर्स की बातों को सुनेंगे? क्या आपको लग रहा है कैसे इस चीज़ को सोसाइटी आगे देखेगी? एक पॉइंट के बाद बच्चे नहीं सुनेंगे। ओके ये तो मान ही लेना चाहिए जी। देखो, मेरा बड़ा बेटा अब 12th में है, 18 का हो जाएगा वो अगले साल। ही इज़ नाउ 17 ईयर ओल्ड। सो नंबर 1 इज, पॉडकास्ट देखेगा वो ये वाला? पक्का नहीं है जी, उसके मूड के ऊपर है। देखेगा तो भी गारंटी नहीं दे सकता। देखेगा तो आपको फिर कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी पड़ेगी। हाँ। सो बच्चे नहीं सुनेंगे, वो है, वो हमें मान लेना पड़ेगा। और दूसरा, पेरेंट्स को बच्चों को समझना पड़ेगा और थोड़ा उनकी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। मेरी मम्मी ने जो मेरी पेरेंटिंग की है वो उस समय के हिसाब से कमाल की थी। अभी के लिए फ्यू थिंग्स उसमें काम नहीं करेंगी, एंड पेरेंट्स नीड टू ओपन अप देयर माइंड्स। सो वन थिंग आई एम सीइंग इज, गलती जितनी बच्चों की है उससे ज़्यादा पेरेंट्स की है, बिकॉज पेरेंट्स आर देमसेल्व्स सो स्ट्रेस्ड एंड दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड अ लॉट। अगर मैं फ़ोन पे हूँ ना जी पूरा दिन, तो फिर मैं मेरे बच्चे को आंखों में आंखें डाल के ये कैसे बोल दूंगा यार कि तू सारा दिन इस पे क्यों रहता है, क्योंकि वो खटाक से बोलेगा कि भाई साहब आप भी तो इस पे हो। सो ये डबल स्टैंडर्ड आप नहीं खेल सकते।
पेरेंटिंग का रूल बहुत सिंपल है, जो सिखाना है उसकी बात मत करो, वैसे बन के दिखा दो। वंडरफुल। अच्छा दीपक भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट में करूँगा। लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने बच्चों को कोई चीज़ सही और गलत में फ़र्क सिखाना है तो आपको गलत करना बंद करना पड़ेगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सेप्टेड। ज़्यादातर पेरेंट्स इंडिया में स्मोक करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स इंडिया में शराब कंज्यूम करते हैं। जो आदमी, ये तो दोनों चीज़ें गलत ही हैं। हाँ एब्सोल्युटली गलत है। हाँ। तो इतने सारे पेरेंट्स जब ये गलतियां कर रहे हैं तो फिर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को वो कैसे बोल पाएंगे कि गलत और सही में फ़र्क? बच्चा तो सोचेगा ना कि अगर आपको गलत और सही का फ़र्क है तो आप पहले स्मोक करना बंद कर दो, आप पहले शराब पीना बंद कर दो। हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना तो पड़ेगा। नहीं तो ज्ञान नहीं बांट सकते तुम। हाँ, तो मोटा मोटा हम ये कह रहे हैं कि अगर आप स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो तो आपको अपने बच्चों को सही या गलत बताने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गलत तो तुम खुद ही कर रहे हो। नहीं, आप गले में ढोल ले लो और बजाते रहो सारा दिन, वो सुनेगा भी नहीं, और जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना वो आपकी बात सुनना, बाकी बातें भी सुननी बंद कर देगा। और तुम में दम हो तो फिर ये बोल के बताओ, वैसे इससे आदमी मरेगा लेकिन तेरा बाप मरने की तैयारी कर रहा है, इसमें दम हो तो बोल के बता दे भाई तुम, कि भाई तू अपना देख लियो, मैं जानबूझकर गलती कर रहा हूँ और मैं मेरे सुसाइड की तैयारी कर रहा हूँ, राइट। ये अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल के बता दें उसको। और दीपक भाई, मैं देखता हूँ कि फादर, एक बेटी है किसी की 6-8 साल की, 10 साल की, 12 साल की बेटी बड़ी हो रही है और फादर वहीं पे रूम में बैठ के स्मोक कर रहे हैं, वहीं पे धुआं। तो ये चीज़ का कल्चर तो हमें कुछ ना कुछ तो पेरेंट अपने बच्चे, जब पेरेंट को पता है मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी हैबिट्स को ही कैच करने वाले हैं, तो वो कोई स्मोकिंग ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको वो नहीं छोड़ सकते। तो क्या मतलब आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे जब अपने बच्चों के लिए आप इतना, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, 20-25 साल के हो जाएंगे, आप बच्चों को बोलोगे हमने तो तेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। जब आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाए, शराब नहीं छोड़ पाए, तो आपने क्या सेक्रीफाइस किया है? तो देखो, वैसे सुनने में लोगों को ये बहुत हार्श स्टेटमेंट लगेगा, क्योंकि उन्होंने ना स्मोकिंग को और शराब पीने को अपनी लाइफ में ना ऐसे इनकॉर्पोरेट कर लिया, उनको सिंपल, उनको लगने लग गया नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नशा है। तुम नशा कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि अपने बच्चों को कोई भी चीज़ का सही या गलत का फ़र्क बताओ। आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं सही और गलत में क्या फ़र्क है। वेरी सिंपल। दीपक भाई, हमने यूथ की बहुत सारी बुराई कर ली, थोड़ी सी पेरेंट्स की भी कर ली है ना। एक और छोटी सी बुराई ऐड कर देते हैं। हाँ, किश्तों पे आईफोन लिए जा रहे हैं। हाँ, क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? सुसाइड का प्लान है। सुसाइड का प्लान है, ओके। वेरी सिंपल। लाइक ये भी सेम वहीं से आता है कि सोशल मीडिया कंपैरिजन, और उन्हें ऐसा लगता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी हो, और उसने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, और शायद ये ले लूँगा तो मेरे को देख के लोग मेरे बारे में शायद अच्छा मानने लग जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। सब झूठ है। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट यू, योर फोन। ये शायद थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए लग सकता है, लेकिन बाकी उसके बाद घड़ी, जूता, मोबाइल और गाड़ी, वो सब एक साइड में रह जाते हैं जी। मतलब यू एज अ पर्सन हु यू आर, 5 मिनट 2 मिनट के बाद तो आप एक बात बताओ ना, आपके एक दोस्त के पास आईफोन है, लेकिन आपको ये पता है यार कि जरूरत पड़ गई तो ये 2000 रुपये नहीं देगा मुझे। या फिर एक आदमी है, उसके पास फोन कौन सा है, वो कैसे कपड़े पहनता है, और वो नाइकी और रिबॉक और इन सब में नहीं उलझता है यार, राइट। लेकिन आपको ये पता है यार कि जिस दिन पैसे चाहिए होंगे तो पहला फोन इस भाई को करना है। आप बोलो यार दिल से, आप जिंदगी में किसी को रिकमेंड करना हो, किसी से प्यार से बात करनी हो, दिवाली पे पहला फोन करना हो, या दोस्त मानोगे तो किसको मानोगे? वंडरफुल। एक और बात मैं जो यूथ से पूछना चाहूँगा, लेट्स से आप किसी शादी में, फंक्शन में गए हो, आपने कोई ख़राब से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हो, नौकरी आपको मिल नहीं रही हो, बाप के पास बहुत सारा पैसा है, आप लंबी गाड़ी 1 करोड़ की लेके उस फंक्शन में चले गए, आपने 5 लाख की घड़ी पहन रखी है और 1 लाख का आपने फ़ोन ले रखा है, और आपके बगल में एक लड़का खड़ा है जिसके पेरेंट्स बहुत पुअर थे, उसके पास कुछ भी उतना लग्जूरियस नहीं है, लेकिन उसने पिछले ही महीने IPS का एग्ज़ाम क्लियर किया है। उस फंक्शन में आपकी क्या वैल्यू होने वाली है और उस बंदे की क्या वैल्यू होने वाली है? बिल्कुल सिंपल है। उसने मेहनत की है लाइफ में, कुछ भी नहीं, उसकी ज़्यादा वैल्यू इसलिए भी होगी कि उसके पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने IPS का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो भाई ये महंगे फ़ोन, महंगी जो घड़ियाँ हैं ना, ये अपने पैसे से कमाने पे ध्यान दो। ये बाप का पैसा लगा के ना
कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम्हें ना अपने आप को आप एक हंसी का पात्र बना रहे हो, लोग यही कहेंगे कि बाप के पैसे उड़ा रहा है। तो लाइफ में ना देखो, मैं बहुत कड़वी चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन कड़वी चीज़ें बोलने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यूथ को समझ में आए कि हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आईफोन किश्तों पे लेना इज़ एन अटेम्प्ट टू सुसाइड। ओके, वेरी सिंपल। ओके। दीपक भाई, इंटरनेट का बेस्ट यूज़ यूथ क्या कर सकता है? सीखना और स्किल डेवलपमेंट। ओके, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन से पेज पे सही चीज़ सिखाई जा रही है, कौन से पे गलत सिखाई जा रही है? सबको सब पता है जी, ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं जिन्हें नहीं पता है। अच्छा, हाँ सबको पता आपको सब पता है जी। जैसे मतलब मतलब लोगों को ये पता है कि ये आम खराब है और ये आम अच्छा नहीं है। हाँ। लोगों को कपड़े पता है कि ये शर्ट का कपड़ा छू के वो बता देता है कि यार ये शर्ट अच्छी है, ये शर्ट खराब है। हाँ। और उसे ये नहीं पता जो मैं पढ़ रहा हूँ हाँ। और जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सबको सब पता है। जानबूझ के दे आर ट्राइंग टू अवॉइड। जैसे कबूतर है ना, जब बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर लेता है और उससे लगता है बिल्ली दिखनी बंद हो गई। बिल्ली दिखनी बंद हो गई है, लेकिन शिकार तो तेरा फिर भी वो करेगी। सो इंटरनेट इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। जिस भी सोर्स को आप यूज करें ना, उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है। इंटरनेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे है कि मतलब किसी की अगर मैं किसी को खराब या गलत नहीं बोल रहा हूँ, पीछे मैंने एक ऐड देखा, राइट। उस ऐड में एक बंदा बोलता है कि जी आपका, अगर आप एक कोच हैं, आपका प्रोग्राम 1 लाख का है, तो फिर आप उसे 30,000 रुपये में क्यों बेच रहे हैं डिस्काउंट करके? आपको वैल्यू 1 लाख की मिलनी चाहिए। आप अगर ये सीखना चाहें तो मैंने लाखों लोगों को ये सिखाया है और मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ ऑनलाइन जिसकी वैल्यू 40,000 रुपये है, लेकिन मैं फ्री करूँगा और आप उसमें आकर 40,000 की वैल्यू वाली चीज़ फ्री में सीख लें। आप अगर 40,000 की चीज़ फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में बेच रहे हैं, फिर आप मुझे ये कैसे सिखाएंगे कि मैं जो 1 लाख की चीज़ है वो 30,000 रुपये में क्यों बेच रहा हूँ? पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो सामने वाला कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग की एड से और मार्केटिंग के एफर्ट से आपको कुछ और दिखाना चाह रहा है, उसने खुद कुछ किया है या नहीं किया है। देखिए, इंटरनेट फ्री है, ये इंटरनेट का एडवांटेज है। इंटरनेट फ्री है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कोई चेक नहीं है, कोई क्या भी डाल सकता है। ये चेक की जिम्मेवारी आप पे छोड़ दी है सरकार ने और एजेंसीज ने और सोशल मीडिया फाउंडर्स ने। ये बहुत अजीब चीज है वैसे दीपक भाई। यू डिसाइड। ये आप गवर्नमेंट के एंगल से, अपने एंगल से गवर्नमेंट क्या कर रही है ये चीज सोचो। अभी हम पीवीआर में जो मूवीज रन होते हैं उसमें मैं अपने ब्रांड का एडवर्टीजमेंट रन कराना चाहता था। मैंने एक सोशल मीडिया का वीडियो बनवाया और वो मुझे रन करवाना है। थिएटर्स में जो लोग बैठे हैं वो ब्रेक्स में, इंटरवल में उसको देखेंगे। उसके लिए मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, सेंसरशिप कराना है, और उसी थिएटर में जो लोग बैठे हैं वो इंस्टाग्राम पे नंगा नाच देख रहे हैं। अरे वही लोग तो स्क्रीन पे भी देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पे मैं चीज दिखाऊं उससे पहले गवर्नमेंट उसको सेंसर करेगी या जो उसको रिव्यू करेगी। और फोन पे कोई कुछ भी डाल सकता है। ये गवर्नमेंट के क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट को कुछ तो इंटरवेंशंस करने चाहिए। 100% करना चाहिए। इट्स हाई टाइम दे शुड इंटरवीन एंड मेक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर दिस। वंडरफुल दीपक भाई, बहुत बढ़िया अपना ये पॉडकास्ट हुआ है और मुझे लग रहा है कि जो यूथ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन, जो लर्निंग लेना चाहता है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा होगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें इस पेज को और दीपक भाई के पेज को भी। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड दिस अप। दीपक भाई, इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर यूथ, कौन सी 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं? एक समरी आप यूथ को दे दीजिए, विच आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस वर्कशॉप, फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। Number 1 is fall in love with process of doing things. सिर्फ पूरा दिन रिजल्ट मत करिए, उसके पीछे के प्रोसेस पे मेहनत करिए। शार्क टैंक वालों ने वैल्यूएशन को बहुत फेमस कर दिया है। वैल्यूएशन का इतने % इतने में देंगे। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, चाहे वो नौकरी हो, नौकरी में वैल्यूएशन का मतलब है सैलरी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वैल्यूएशन का जो मतलब है वो है, लेकिन वैल्यूएशन बनती है वैल्यू से। आप वैल्यू क्रिएट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी। आप वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। तो जब आप वैल्यू पे फोकस करते हैं तो बात सिर्फ एक याद रखनी है कि अपने आप को बेहतर बनाने में आप इतने व्यस्त हो जाइए
कि चारों तरफ देखने का आपके पास समय ही ना बचे। तो खुद पे काम करिए, फील्ड जो मर्जी चुन लो, लाइफ में जहां आप जाना चाहते हैं हर काम अच्छा होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, अच्छा या बुरा नहीं है। आप कोई भी काम चुने, एक्सीलेंस के लिए ज़िंदगी लगा दीजिए आप। लोग घर आएंगे, पैसे दे के जाएंगे। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, और ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो बोलेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कोर्ट चले जाइए, कचहरी, वकील आपको मिल जाएंगे जो 10 लाख रुपए एक क्या बोलते हैं हियरिंग के लेते हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जी जो बोलेंगे तो जो मर्जी दे दियो और बाहर खड़े हैं सब्जी मंडी के जैसे। ऐसे ट्रेनर्स भी होंगे, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी होंगे जो शायद अपनी ट्रेनिंग फ्री भी दे देंगे, और ऐसे भी ट्रेनर्स हैं जो बोलते हैं भाई हमें बुलाना तो 10 लाख रुपए चाहिए। तो फील्ड की चिंता मत करें, करियर या प्रोफेशन की चिंता मत करें। और अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब अच्छी नहीं है, मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, मेरा ड्रीम करियर नहीं है, उसकी सबकी चिंता मत करिए। आज भगवान ने जो अवसर दिया है और जो काम मिला है उसमें अगर एक्सीलेंस नहीं दिखाओगे तो उससे बड़े वाले का तो मौका भी नहीं मिलेगा। और ये जो ज़िंदगी है ये भगवान का गिफ्ट है हमें। और जितने भी लोग कामयाब हैं, राइट, वो सबके साथ जितनी उन्होंने मेहनत किया उतनी कायनात ने उनको बरकत भी दी है। वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं उसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है, वो ऊपर एक शक्ति बैठी है जो उन व्यूज़ को दिला रही है। जिस दिन उसका मूड ऑफ हो गया मेरे से, ये व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे। मेरे से ऊपर कुछ और लोग आएंगे जो मेरे बाद आके काम करेंगे। तो रोज़ ग्रैटिट्यूड के साथ उठिए। 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पानी पीने को नसीब नहीं होता साफ। दुनिया में करीब 29.4% लोग हैं, मतलब करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनको ये नहीं पता रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप और मैं अच्छी बातें सुन पा रहे हैं, अच्छी बातें कर पा रहे हैं, हमारे पास काम है, राइट। और भगवान ने हमें काम दिया है, सोचने की क्षमता दी है। ईमानदारी से रोज़ अपने आज की स्थिति में जो हमें मिला है उस पे एक्सीलेंस डाल देनी चाहिए और उसमें बेटर होके दिखाना चाहिए। और जब हम बेटर हो जाएंगे ना, फिर ऊपर वाले से सवाल पूछेंगे, यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो और रास्ते क्यों नहीं दिखा रहा। और जब आप ऐसा कर देंगे ना, वो आपके लिए दुनिया भर के रास्ते खोल देगा। ग्रेट, राइट। सो दैट्स माई समरी ऑफ माई लाइफ, राइट। बहुत मज़ा आया दीपक भाई, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट रहा है। और मुझे आई एम 100% श्योर के जो यूथ सीखना चाहते हैं उन्होंने तो काफ़ी सारे लिस्ट बना लिए होंगे पॉडकास्ट से जो वो टेक अवेज ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपक भाई फॉर कमिंग फॉर दिस। माई प्लेजर। और जो आप काम कर रहे हैं ना राहुल जी, वो बहुत कमाल का काम है। मेरी दिल से दुआ, भगवान आपको बरकत दें, शक्ति दें, विजडम दें कि ये काम दुनिया भर में फैले और आप करोड़ों लोगों की मदद करें और आपके इस प्रयास को बेमिसाल कामयाबी मिले, ऐसी मेरी दुआ आपके लिए। थैंक यू दीपक भाई।